सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जीओवीटी मतलब सरकार गवर्नमेंट ही होता है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्कीम दो टाइप के होते हैं ना, एक सेंट्रल सेक्टर का स्कीम होता है और एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, राइट। सेंट्रल सेक्टर में क्या होता है कि केंद्र सरकार 100% फंडिंग करती है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, सेंटर और राज्य सरकार उसे मुकाम तक पहुंचाती है। देखो क्या है कि सेंट्रल मैं आप लोगों को बताया हूं पहले ना, इसको एक्सप्लेन किया हूं आप लोगों को। हाँ, ये जो बेसिकली होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ज्वाइंट होता है ना। यस, मतलब इसके जो खर्चे होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली 60% इसमें करेगी, स्टेट गवर्नमेंट 40% करेगी। ठीक। तीन हिमालयन स्टेट हैं, कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स होते हैं उनमें 90-10 होता है। ठीक है, 90% कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों ऐसा, ये लॉजिक याद रख लो कैसे। क्योंकि जो हिमालयन स्टेट्स हैं, हिमालयन स्टेट मतलब जो हिमालय के पास में है, कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये जनरली मोस्ट ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में आप ऐसे ही स्ट्रक्चर देखोगे कि जो हिमालयन स्टेट है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इनमें 90% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करती है और 10% सिर्फ वो लोग कर देते हैं। और बाकी स्टेट्स जो आपका जो यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु, ये सब बाकी लोग कितना देंगे, 40% देंगे, और केंद्र सरकार 60%। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हिमालयन स्टेट के कुछ चैलेंजेस हैं। क्यों, एक तो डेवलपमेंट, क्योंकि पहाड़ी होने की वजह से वहां पर डेवलपमेंट कम होता है ना, बॉर्डर एरियाज हैं, पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर से हैं, तो उसके अलग चैलेंजेस हैं, उसकी वजह से भी डेवलपमेंट कम होता है ना। पता ही होगा क्यों डेवलपमेंट कम होता है। अब भाई लड़ाई छिड़ जाएगी या वहां से गोलीबारी चलने लगेगी तो वहां पर कैसे डेवलपमेंट होगा, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम है, और नॉर्थ ईस्ट में भी वही है, वो भी पहाड़ी इलाका है और वहां पे भी डेवलपमेंट कम हुआ है, उनकी इनकम बेसिकली कम है, तो इस वजह से उनको सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार ज्यादा सपोर्ट करती है। समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग के साथ अन्याय हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है। बाकी जो स्टेट्स वाले हैं, यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, वॉटेवर, जो भी अदर स्टेट्स हैं जो 40% दे रहे हैं, तो वो लोग बोलेंगे ना कि हम क्यों 40% दें, और बाकी आप लोग उनको 10% देने को बोल रहे हो। तो एक तरह से बल जो जनता है, यहाँ की जनता पे बर्डन ज़्यादा पड़ रहा ना, बोझ ज़्यादा पड़ रहा है, बोझ ज़्यादा पड़ रहा ना। क्यों बोझ ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि आप 40% दे रहे हो, तो 40% दे रहे हो वही चीज़ लेने के लिए, वही फायदा लेने के लिए आप 40% दे रहे हो, और वो लोग वही फायदा लेने के लिए 10% ले रहे हैं, तो आपके साथ अन्याय हो रहा है। बोलो, इकोनॉमी की साइज बड़ी है। देखो, इक्विटी डेवलपमेंट होता है, इक्विटी, ठीक है, इक्विटी का मतलब ये होता है, यस तनु यस, तो अगर आपके जो पिछड़े लोग हैं, जो कमजोर हैं, उनको सहायता की ज्यादा जरूरत पड़ती है, राइट। जैसे मान लो कि आपके घर में जो बड़ा है, ठीक है, तो अगर मान लो कोई चीज आता है, मान लो कि से फॉर एग्जांपल 2 आम आया, ठीक है, और घर में 4 लोग हैं जिसमें 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं, तो जो छोटे हैं, और या फिर मान लो कि उस घर में कोई बीमार पड़ गया, तो जो कमजोर हो गया ना, तो क्या बोलेगा, जो बड़ा बोलेगा इक्वालिटी होनी चाहिए, इसके दोनों के 4 हिस्से करो, और हम लोग क्योंकि हमारा भी हिस्सा है हम खाएंगे इक्वली, बोलेंगे ऐसा। वो क्या बोलेंगे, जो कमजोर है उसे ज़्यादा दे दो। तो वही चीज़ अप्लाई होता है नेशनल लेवल पे भी, राइट। मतलब सेम फिलॉसफी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से, क्योंकि जो भाई कम बैकवर्ड है, जैसे उसी आधार पर आपके शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, वीमेन, ठीक है, इन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है या प्रमोशन मिलता है। ये सब खैर आप पॉलिटी में वगैरह डिस्कस करोगे ये सब चीज़ों को, ठीक है। तो वीमेन कैसे हो गई कमजोर, वीमेन कमजोर हैं,
कि नहीं है? कमज़ोर हैं वीमेन? बोलो, कमज़ोर हैं? कैसे कमज़ोर हो? हिस्टोरिकली कमज़ोर हो ना, मतलब हिस्टोरिकली कमज़ोर हो, तुम कमज़ोर नहीं हो। हिस्टोरिकली वीमेन वीक हैं, वीकर सेक्शन में आते हैं, क्योंकि वीमेन को हिस्टोरिकली एक्सप्लॉइट किया गया है, ठीक है, सप्रेस किया गया है, उन्हें उन्हें उनको राइट नहीं दिया गया है, उन्हें इक्वल राइट्स, यस, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं मिली। तो इस वजह से उन्हें अब सुविधा दी जाती है, ठीक है, ताकि वो इक्वल आ सकें। तो ये सब खैर सोशल इश्यूज की बात है, थोड़ा सा मैं बस इस तरीके से इसे डिस्कस कर देता हूँ ताकि कुछ आपको लिंकेज बन जाए, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। आयुष्मान भारत है, सेंट्रल गवर्नमेंट निकाला, कब निकाला? 2018 में। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय है ना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। और और कुछ इसके बारे में जानते हो आप लोग? इसमें कोई कंपोनेंट होते हैं? कितने कंपोनेंट हैं इसमें? मतलब आयुष्मान भारत में कितने दो कंपोनेंट हैं। चलो मैं बता देता हूँ। एक है आपका वो तो है ही, आयुष्मान भारत, आगे मान लो लग गया प्रधानमंत्री जय, मतलब जन आरोग्य योजना, ठीक है। ये ए बी मतलब आयुष्मान भारत, पीएम प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, ठीक है। इसे सिर्फ मैं लिख देता हूं, जन आरोग्य योजना। और दूसरा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। मतलब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्या होता है? मतलब इसे दो कंपोनेंट में डिवाइड किया गया। यस तनु, बिल्कुल सही। इसे दो कंपोनेंट में डिवाइड किया गया, और इसमें आपको पता है कि आपको सर्दी बुखार खांसी होती है ना, सबको होती है, ठीक है। तो सर्दी बुखार खांसी होता है तो आप सीधे हॉस्पिटल में जाते हो और एडमिट हो जाते हो, आईसीयू में नहीं, क्या करते हो? जो आसपास में आपका डॉक्टर है उसी के पास जाओगे ना, कि सीधे एम्स में चले जाओगे? जो आसपास में डॉक्टर है लोकल, एम्स में जाते हो। हाँ, एम्स में तो अपॉइंटमेंट जब तक मिलेगा तब तक चले जाओगे, तब तक सही में आईसीयू में भर्ती हो जाओगे। वैसे जब तक अपॉइंटमेंट मिलेगा आपको आईसीयू का लेना पड़ेगा। सो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, जो प्राथमिक जो हेल्थ केयर जो होती है सिस्टम, जो आपकी डिस्पेंसरी वगैरह होती है ना, सरकारी डिस्पेंसरी वगैरह, तो उसे कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, जहां पर नॉर्मल बीमारी जिसमें कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर इसके उपचार होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी टेस्टिंग होगी, मतलब आपका कोई बीमारी है तो उसका टेस्ट होगा, ट्रीटमेंट होगा, मेडिसिन दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, राइटिंग डल है, ओके ओके ठीक है, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। ओके, गॉट इट। सो ये हेल्थ वेलनेस सेंटर में प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसमें आपको सर्दी बुखार खांसी जो नॉर्मल बीमारी होती है आप उसका इलाज कराते हो, सरकारी जो डिस्पेंसरी होती है आपके लोकल एरियाज में, उसे कहते हैं। तो उस पर सरकार खर्चा करेगी पैसा। 1.5 लाख हेल्थ केयर सेंटर
बनाएगी या जो है उसे स्ट्रेंथन करेगी, उसे और मजबूत बनाएगी, उसे और फंडिंग देके, पैसा देके, बिल्डिंग बना के, उसमें और स्टाफ देके और इक्विपमेंट देके उसे स्ट्रेंथन करेगी। ठीक है, तो जो छोटी मोटी बीमारी है ताकि वहीं पर आपका ठीक हो जाए, वहीं पर आपका इलाज हो जाए, फ्री में होता है ना, ये मिलता है, ये है, रियल में है। ठीक है, काल्पनिक नहीं है। और आयुष्मान भारत प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, ये जो है इसमें क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, कितना कितना, यस, ₹5 लाख, कितना पर पर्सन या पर फैमिली? पर फैमिली है, पर्सन नहीं है। यस, पर फैमिली मतलब पूरी फैमिली को मिलेगा। फैमिली में कोई भी बीमार होगा, कोई भी आदमी, तो उसको सबको 5 लाख का, 5 लाख के अंदर, 5 लाख का अंदर उसका ट्रीटमेंट होगा पर, हाँ सबको मिला के 5 लाख है। ठीक है, इंडिविजुअल नहीं। तो ऐसे तो फिर हो जाएगा क्या कि मान लो कि आपका 10 लोग हैं तो 50 लाख हो गया ना, पर फैमिली पर ईयर। ठीक है, पर फैमिली, ये पर फैमिली है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब दिख रहा है ना लक्ष्मी, पर फैमिली। और एक मिनट, ये फैमिली की साइज क्या होनी चाहिए? हम दो हमारे दो, उस टाइप की 5 लोग होने चाहिए। तो पांचवा कौन आएगा फिर? हम दो हमारे दो तो हो गए, पांचवा कौन आया? माँ बाप में से कोई एक? हाँ, कौन आएगा? बच्चा, बच्चे की बात कर रहा होगा ना। तो 5 लोग नहीं है ना, 4 लोग हैं, अनलिमिटेड। ठीक है, जितने आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नो लिमिट, नो लिमिट। ठीक है, ऑन फैमिली साइज बेसिकली। सो ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रिक हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये न्यूज़ में काफ़ी चलते रहता है, पॉपुलेशन कंट्रोल वगैरह, ये सब फैमिली प्लानिंग मेजर वगैरह। तो आप दिमाग लगा के बोलोगे कि सोच सकते हो कि 4-5 इस तरीके का फैमिली, नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें फैमिली को कोई लिमिटेशन नहीं दिया गया है। गॉट इट? अब ये जो है, ये जो फैमिली है, इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कौन सी फैमिली होंगी? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011, इसे हम कहते हैं SECC 2011। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था। उसमें मतलब कि सामाजिक अर्थव्यवस्था के सामाजिक और आर्थिक आधार पर, और कास्ट, तीनों फैक्टर को लिखा था, सामाजिक, आर्थिक और आपका जाति, इन तीनों फैक्टर के आधार पर यह लिया गया कि जो लोग पिछड़े हैं, ठीक है, ये तीनों रूप से, सिर्फ कास्ट नहीं, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कास्ट के बेसिस पे लिया गया, ये तीनों क्राइटेरिया के रूप में जो पिछड़े हैं, और मतलब बेसिकली सबका लिया गया, सबका लिस्टिंग किया गया, और उसके बाद में डिसाइड किया गया कि इसमें से जो लोग, सरकार ने ये कहा कि जो भी पिछड़े हैं इसमें, उन लोगों को सुविधा मिलेगी ये। ठीक है, और उन लोग कितने लोग हैं? वो लोग 10 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज, 10 करोड़ फैमिलीज हैं, 10 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज। ठीक है, 10 करोड़ पीपल नहीं, 10 करोड़ फैमिली, परिवार, 10 करोड़ परिवार, मतलब एक परिवार में अगर एवरेज 5 लोग भी होंगे तो टोटल कितने लोग हो गए? 50 करोड़। 5 करोड़ नहीं, 50 करोड़ ना, तो लगभग 50 करोड़ की पॉपुलेशन को इसमें कवर हो जाती है। ठीक है, राइट? तो ये ध्यान रखना, इसमें 10 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिली, जो वो कौन सी फैमिली होगी? जो इस सेंसस में आइडेंटिफाई हुए हैं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ये याद रखना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। ओके,
लगभग 50 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं जिनको 5 लाख पर ईयर पर फैमिली इंश्योरेंस मिलेगा। इसके लिए आपको अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई फॉर्म भरना है, आपको कहीं सरकारी ऑफिस में अप्लाई करना है इसकी फ़ायदा लेने के लिए या ये इंश्योरेंस लेने के लिए। अगर आप इस कास्ट सेंसस में आप ये 10 करोड़ फैमिली में जो सरकार ने आइडेंटिफाई किया हुआ है इसके आधार पर अगर उसमें आते हो तो ऑटोमेटिकली आप कवर्ड हो जाओगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपका नाम उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं अप्लाई वगैरह करने की जरूरत है, ऑटोमेटिक होता है। अगर आप नहीं भी हो, अगर आप नहीं हो तो आप अप्लाई करोगे या कुछ भी करोगे तो भी नहीं होगा। अगर आप इस कास्ट सेंसस में ये 10 करोड़ पुअर फैमिली जो है उसके लिस्ट में अगर आपकी फैमिली नहीं आती है तो आपको फायदा इसका नहीं मिलेगा। गॉट इट। और ये जो है ये सेकेंडरी एंड टर्सरी जो डिजीज है उस केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, मतलब सेकेंडरी एंड टर्सरी का मतलब क्या होता है, यहां पर होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी, मैंने बोला ना। प्राइमरी मतलब जो नॉर्मल बुखार खांसी सर्दी या जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन की भर्ती की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक तो हो गया प्राइमरी, उसके बाद आदमी बीमार कैसे पड़ता है, क्या स्टेजेस होते हैं आदमी का बीमारी का स्टेज होता है ना। एक होता है कि बीमार पड़ेगा, सर्दी बुखार खांसी होगा, डॉक्टर के पास जाएगा, दवा लेगा, ठीक हो जाएगा, घर पे वापस वापस आ जाता है ना, कि वहीं रह जाता है, वापस आता है तो ठीक हो जाएगा, फिर चले जाएगा। ये प्राइमरी हो गया। अब उसके बाद होता है सेकेंडरी एंड टर्सरी। सेकेंडरी में क्या होता है, जाएगा वापस नहीं आएगा, कहाँ, हॉस्पिटल हमेशा के लिए नहीं, ऐसा है कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी एंड टर्सरी। सेकेंडरी मतलब कि आप हॉस्पिटल में गए और जाने के बाद डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको भर्ती होना है, वो बोलता है ना, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो ये बेसिकली यहां पर कवर होगा सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। टर्सरी अब क्या हो गया, टर्सरी मतलब आप भर्ती तो हो गए। एक होता है कि आपको भर्ती हो गया, कुछ प्रॉब्लम है, भर्ती हो गया, आपको ट्रीटमेंट दवा वगैरह देंगे, ठीक है, और फिर आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद रिलीज कर देंगे जब भी ठीक हो जाओगे तो। और एक होता है कि आप भर्ती हो गए लेकिन अब आपके कोई ऑर्गन में कोई इंटरनल प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना पड़ता है, सर्जरी की जरूरत पड़ती है, ऑपरेशन, ठीक है। तो जो सर्जरी होता है वो टर्सरी में आता है, ठीक है। इसमें सर्जरी आता है, इसमें सिर्फ भर्ती होते हो, भर्ती होकर वहां पे आराम करोगे, सुई दवा लोगे और वापस आ जाओगे, वो सेकेंडरी होगा। गॉट इट। एनी डाउट? और ऐसा नहीं है कि आपको प्राइमरी कोई प्रॉब्लम है, मतलब सर्दी बुखार खांसी हो गया और जाके बोलो कि भर्ती हो जाऊंगा मैं क्योंकि मेरे पास इंश्योरेंस है, ठीक है, थोड़ा एसी का हवा खाता हूं मैं, भर्ती हो गया, ऐसा नहीं है। आपको जब ये सेकेंडरी एंड टर्सरी होगा सिर्फ यही कवर होगा। गॉट इट। कोई डाउट है तो बोलो। यस, पब्लिक सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें तो जा ही सकते हो आप, प्राइवेट में सारे में नहीं। जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, एम्पैनल मतलब कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल जिन्होंने ये स्कीम में गवर्नमेंट को अप्लाई किया हुआ है कि हम इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, वो रजिस्ट्रेशन होता है उनका, वो गवर्नमेंट के पास उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अगर वो गवर्नमेंट की जो शर्तें हैं इस स्कीम की, वो शर्तों को मानते हैं वो लोग। गवर्नमेंट की शर्तें क्या होती हैं बेसिकली, गवर्नमेंट ये कहती है, गवर्नमेंट रेट स्पेसिफाई की है कि मैं ये सर्जरी का, मतलब उसमें अलग अलग सर्जरी होती है ना, तो हर बीमारी का उन लोगों ने रेट स्पेसिफाई किया हुआ है। क्योंकि क्या होता है जनरली प्राइवेट हॉस्पिटल में रेट हर हॉस्पिटल का अलग अलग होता है, पता है ना आपको। आपको किडनी का अगर सर्जरी करवाना है या लीवर का सर्जरी करवाना है तो एक ही ऑर्गन का सर्जरी होता है, लेकिन 10 प्राइवेट अलग अलग हॉस्पिटल में जाओगे तो 10 में रेट अलग अलग बताएंगे, वो लोग बताते हैं ना। तो वो लोग, सरकार ये कहती है कि हमें ऐसा नहीं चलेगा, हमें एक रेट हम बताते हैं आपको, हम रेट बताएंगे आपको, ठीक है, आप नहीं बताओगे, हम रेट बताएंगे। उस रेट पे जो जो प्राइवेट हॉस्पिटल करने को रेडी हैं वो लोग यहाँ पर रजिस्टर करेंगे और वहां पर आप जाओगे और ट्रीटमेंट होगा तो वो कैशलेस होगा। मतलब वहां पर आप कार्ड दिखा दोगे अपना, वो वहां पे अपना जो भी है रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब बता दोगे तो आपका वहां पे फ्री में 5 लाख तक का ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो सारे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, जो एम्पैनल्ड हैं, जो इसमें रजिस्टर्ड हैं इस स्कीम में। गॉट इट। तो चाहिए तो लिख सकते हो
कि पब्लिक एंड प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स, ठीक है। एम्पैनल मतलब होता है जो इसमें रजिस्टर्ड है, जो इसके पैनल पे होते हैं, ठीक है, इसके लिस्ट में जो हैं। कोई डाउट है तो बताओ अब आपको, नहीं है कोई डाउट? बोलो जल्दी बोलो, आगे बढ़ूं मैं? ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इसके लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनी हुई है, ठीक है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तो क्या है, नोडल मिनिस्ट्री है, ठीक है, वो मेन मिनिस्ट्री है। लेकिन वो क्या है कि वो सब काम खुद तो वो लोग नहीं करेंगे ना, तो उन लोगों ने एक अलग से अथॉरिटी, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया हुआ है, एक इंस्टीट्यूशन जिसे कह सकते हो, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जिसका नाम है, तो ये जो पूरी स्कीम है, ये पूरी स्कीम की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या इम्प्लीमेंटेशन है या लागू करना, ये सब कौन करेगा? ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, NHA, ठीक है, ये करेगी। ये बनी थी 2018 में, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में ही आती है। दे विल इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत स्कीम, ओके। ये इसको लागू करेगी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। हर स्टेट में भी स्टेट हेल्थ अथॉरिटी रहेगी, लेकिन बस इतना जान लो कि स्टेट हेल्थ अथॉरिटी रहेगी हर स्टेट में भी, उसके आगे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए।